आपको मैं बता दूं कि धरना प्रदर्शन करने का हम लोग का उद्देश्य क्या है। साथियों, आज जो है जब 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी, उसी दौर में स्वामी शाहजादा सुश्री द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक घोषणा की गई कि देश में प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाएगा। उन्हीं घोषणा के तहत आज हम उत्तर प्रदेश किसान सभा के लोग पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर किसान दिवस मना रहे हैं। और किसान दिवस मनाने के पीछे जो हमारा मकसद है, हमारे किसानों के जो सवाल है, उस सवालों के कुछ लेकर के हम यहाँ आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दें। मुख्य सवाल हमारा जो बहुत पहले से यहाँ इस देश में अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो अतुल कुमार अंजान रहे, उसी दौर से इस सवाल को उठा रहे हैं कि इस देश में जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, दस्तकार होते हैं, जो किसान परिवार में पैदा लिए हैं, वो जानते हैं इस बात को कि वो 8 साल की उम्र में खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं कुछ करते हैं तो अपने माता पिता का सहयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर जीवन भर उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, कोई बिजनेस नहीं किए, कोई नौकरी नहीं मिली, जीवन भर उनको खेती अगर करनी पड़ गई तो 50 साल की उम्र में ही 60 साल दिखने लगते हैं। खाने पीने की व्यवस्था उनकी बेहतर नहीं होती है, यानी 60 साल के बाद वो कौन सा काम कर सकते हैं। तो एक बार विधायक हो जा रहे हैं, कोई एक बार सांसद हो जा रहा है, सरकारी कर्मचारी, हालांकि उनका पेंशन अब समाप्त कर दिया गया है, उनको पेंशन मिल रहा है। और जिन किसानों को सभी पार्टियों के नेता अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन किसान परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति 60 साल के बाद जब उसकी कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो वो क्या करेगा। इसीलिए मानवीय मूल्यों के आधार पर अखिल भारतीय किसान सभा इस मांग को उठाई कि प्रत्येक वृद्ध किसान मजदूर एवं दस्तकार मतलब लोहार, बढ़ई, दर्जी, बुनकर, ये भी 60 साल के बाद काम नहीं कर सकते हैं। उनको 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। उनका वृद्धा अवस्था जो है आराम से गुजर चुके, चाहे वो किसान महिला हो या पुरुष हो, इसका विवेक किए बिना उनको 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। अभी एक साथी ने गा गए अखिलेश की प्रशंसा। मैं सवाल बताना चाहता हूँ, किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये शुद्ध रूप से किसानों के सवाल पर बैठे हैं। उन्हीं अखिलेश की सरकार में, उन्हीं अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में जीपीओ पार्क पर हम लोग 5 दिन का धरना दिए थे, इसी सवाल को लेकर के कि सभी वृद्ध किसान मजदूर एवं दस्तकारों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। इस सवाल को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान और इस उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक राजेंद्र यादव और इस उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग, तमाम साथियों ने हमारे जाकर के अखिलेश जी से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम किसानों को वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन एक झुंझुना पकड़ा दिया जिसको समाजवादी पेंशन के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोग अपना ढिढोरा पीटने का काम करते हैं। हमें वो नकली समाजवादी 500 रुपया पेंशन नहीं चाहिए, हमें जो है वृद्ध किसान मजदूर और दस्तकारों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन चाहिए। लेकिन इस सवाल को उन्होंने नहीं सुना। रही बात, हम किसी पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सवाल जो किसानों का है, जो मजदूरों का है, उनके जेहन में जगना चाहिए। उस सवाल को जिंदा उनके दिमाग में रहना चाहिए। जिस दिन सवाल उस दिमाग से मर जाएगा, सारी सरकार कहते हैं, आप भी कहते हैं कि हम मालिक हैं, हम चाहेंगे जिसको सरकार बनाएंगे, तो अगर मालिक के दिमाग में ही सवाल उसका समाप्त हो जाए तो जो नौकर शासन करने वाला चाहे कोई भी आए, किसी भी पार्टी के नेता है, चेहरा चाहे कोई बदल जाए, वो आपके सवालों को भूल जाएगा। इसलिए इस सभा का माध्यम से मैं आपको अपने सवालों को जिंदा रखना चाहता हूँ। रही बात आज एक सवाल जो हम लोग का ये भी है तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार जो है प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर जो बंद करने का एक काम कर रही है, इस सवाल के खिलाफ भी हम उत्तर प्रदेश किसान सभा के लोग इसमें ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसलिए कि अगर प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान होगा तो देश के किसान और मजदूरों का होगा। किसी धन्ना सेठ का बेटा उस विद्यालय में नहीं पढ़ने जाता है, गांव के गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाते
हैं, लेकिन इस सवाल पर न पूर्व सरकारें जो है सचेत रही, न वर्तमान सरकारें भी। पूर्व सरकार के शासनकाल में ही प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। उसी दौर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया था प्रदेश सरकार को कि प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े। लेकिन प्रदेश सरकार अखिलेश की सरकार थी, उसने भी कानून नहीं बनाई और आने वाली सरकार को मर्ज के नाम पर बंद करने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है इन सरकारों के भरोसे कर रहे हैं कि आने वाली सरकार आएगी तो आपके विद्यालय को बचाने का काम करेगी। मैं दावे के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूछिए उन पार्टियों से जो आज कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो विद्यालय को ध्वस्त नहीं करूंगा। पूछिए, आपके विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, कितने समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद, कितने बसपा के विधायक और सांसद सरकारी विद्यालयों में कमरा तो छोड़ दीजिए, एक शौचालय बनाने के नाम पर विधायक नीति का पैसा देने का काम किए हैं। सारे के सारे लोग प्राइवेट विद्यालयों में कमरा बनाने के नाम पर पैसा दे करके कमीशन लेकर 30 से लेकर 40% कमीशन लेकर के 50% कमीशन लेकर धन उगाही करने का काम कर रही हैं। तो क्या इन ऐसे रहनुमाओं से आप उम्मीद करते हैं कि फिर ये बदल जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे तो आपको जो है सवाल जो है वो फिर सवालों का पर समाधान होगा और आने वाली सरकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये सवाल आपके जीवन में जिंदा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में सवाल जिंदा है तो चाहे कोई भी सरकार आएगी, इस सवाल को लेकर जब सड़कों पर आप आंदोलन करेंगे और इन सरकारों रहनुमाओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सवाल को आप समाधान नहीं किए, शिक्षा के निजीकरण पर रोक नहीं लगाए, स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण पर रोक नहीं लगाए, तो निश्चित रूप से जनता जो है सड़क पर आने का काम करेगी। तो चाहे जो भी सरकार आएगी इन सवालों के समाधान के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ हमारे साथियों ने बताया ये पूरा आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश हुई है मानक के अनुसार और देवरिया जिला में मानक के अनुसार सबसे कम बारिश हुई है। देवरिया जिला में लगभग 89% कम बारिश हुई है और अगर बारिश जो है 50% से भी कम हो तो निश्चित रूप से जिला को सूखा घोषित कर देना चाहिए। उस आंकड़े के हिसाब से हमारी मांग है कि जिला अधिकारी महोदय देवरिया जिला में बारिश कम होने के नाते सूखा घोषित करे। इसलिए अगर कुछ फसलें आपको बेहतर भी दिख रही है, कुछ नहर के किनारों की, या किसान महंगे रेटों पर डीजल खरीद कर पंपिंग सेट चला करके किसी तरह से अपने धान को बचाया है, तो उसके उत्पादन में लागत जो मूल्य लगी है इतनी ज्यादा लग गई है तो उत्पादन के बाद उसका मूल्य मिलेगा तब भी वह घाटे में जाएगा। और किसान अगर कर्ज लिया है और फिर उसके उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल पाएगा तो निश्चित रूप से किसान जो है फिर कर्ज में दबा ही रह जाएगा। इसलिए इस सभा के माध्यम से आज किसान दिवस के अवसर पर हम मांग करते हैं कि सभी किसानों के कर्ज जो है माफ किए जाए। अडानी अंबानी के अगर कर्ज माफ किए जा सकते हैं इस देश के किसान और मजदूरों के कर्ज माफ क्यों नहीं किए जा सकते हैं? इस किसान दिवस के अवसर पर हमारी ये मांग है। इसके साथ साथ हमारी भी और मांग है, ये जो किसानों ने 13 महीने आंदोलन किए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए, उसी समय ये किसान इस प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसान आंदोलन समाप्त कर दिए, एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ। इसलिए हमारी भी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागू किए जाए। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं जिस तरह से विद्युत का निजीकरण हो रहा है, घरों घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। शहर को तो स्मार्ट नहीं बनाया जा सका, गांवों को स्मार्ट नहीं बनाया जा सका, लेकिन आपके घरों पर स्मार्ट मीटर लगा करके आप सब एक तरीके से जो विद्युत असूलने की जो सरकार की योजना है विद्युत का निजीकरण करके हमारी मांग है कि विद्युत के निजीकरण पर रोक लगाई जाए और गांव में जो है स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए। किसानों के सिंचाई हेतु जो है निःशुल्क बिजली उत्पन्न दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। इन सब सवालों के साथ हमारी मांग अभी मेरे साथी ने बताया कि हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी एक आह्वान हुआ है कि आप सब जानते हैं कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में
जो वोट यात्रा के नाम पर जो यात्रा निकल रही है 23 जिलों में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो यात्रा निकाली गई, उसका समापन पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। वही हमारी मांग है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी का खेल इस देश में जारी है, आने वाली भविष्य स्थिति ये रहेगी कि जिस वोट के अधिकार पर हम सरकार बदलने का दावा करते हैं, वो वोट देने का अधिकार भी हमारा छीनने का सरकार कर रही है। ये स्थिति हो जाएगी कि हम वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और यहाँ तक स्थिति आप सब जानते हैं कि अगर कुछ लोग बच भी जाएंगे वोट देने के अधिकार में, तो वोट तो कहीं और देंगे, वोट कहीं और जाएगा, यानी वोट से भी सरकार बदल नहीं पाएंगे। तो बदलने के लिए निश्चित रूप से आपको अपने सवालों पर ध्यान देना होगा। आपका जो सवाल है शिक्षा का सवाल है, निजी स्वास्थ्य व्यवस्था पर रोक लगाने का सवाल है, निजी शिक्षा व्यवस्था पर रोक लगाने का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। इन सब सवालों के साथ आप जब तक जिंदा नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से चाहे सरकार किसी की आएगी, आपके सवालों का समाधान नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले इसी कलेक्ट्रेट में इसी पीपल के पेड़ के नीचे तहसीलदार के अधिवक्ताओं ने धरना दिया था कि जो है तहसील के तहसीलदार साहब भ्रष्ट हो गए। लेकिन सवाल इस बात का है, जहाँ भ्रष्टाचार जहाँ से पैदा होता है वहाँ आप आवाज नहीं उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि तहसीलदार शायद कितना भ्रष्ट हो गए हैं, कितना घूस लेंगे, लेकिन उनकी हैसियत नहीं कि अकेले उस घूस को पचा डाले। वो घूस निश्चित रूप से एसडीएम के माध्यम से डीएम और डीएम के माध्यम से सरकार को जाता होगा, जिस सरकार ने राम राज्य के कंसेप्ट लेकर के आपके सामने गुमराह करने की बात की। इन विधायक और सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ आप बोलने के जब तक साहस नहीं रखेंगे, भ्रष्टाचार जो है जिलाधिकारी नहीं करता है, भ्रष्टाचारी तो ये सरकार हो चुकी है। ये सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक कमीशन मांग रही है, तो निश्चित रूप से सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और रहेगा। एक जो तहसीलदार बदल देने से क्या दूसरा तहसीलदार आएगा तो क्या वो घूस लेना बंद कर देगा? क्या उससे सरकार कमीशन नहीं मांगेगी? उससे भी सरकार मांगेगी, वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर बदलना है तो उन भ्रष्ट नेताओं को बदलने की साजिश रखिए, बदलना है तो इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का काम करिए। जो सरकार हमें और आपको धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है, मैं पूछता हूँ, ये विद्यालय बंद करने का काम करती है और यही सरकार जगह जगह दारू की दुकानें खोलने का काम करती है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ यही सरकार कर रही है। जब पहली बार आबकारी मंत्री सुल्तान शाही हुए थे तो उस समय भी पूरी तरह से शराब भट्टी खोलने का एक योजना चालू हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो जो जो चौराहे उनके नजर पे बचा था उन सारे चौराहों पर शराब भट्टी खुल गई। और फिर जब इनकी सरकार आई योगी जी की, तो ये तो गली गली में देवरिया के हर आधे किलोमीटर के दूरी पर उससे कम दूरी पर आप जाइए तो शराब भट्टी मिलेगी। और एक नया सिस्टम, आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दुकानों पर खोजने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट करने के नाम पर एक ही दुकान पर सारे ब्रांड मिल जाएंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो काम कर रही है, आज प्राथमिक विद्यालय बंद करने की बात हो रही है। आने वाली स्थिति में धीरे धीरे इंटर कॉलेज भी सरकारी बंद कर दिए जाएंगे, सब प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे। डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो आज कुछ गरीब, कुछ मिडिल क्लास के लोग ऐड के जो गाँव में चलते हैं, जो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, किसी तरह से पढ़ा ले रहे हैं। जब आने वाली स्थिति में पूरा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, शिक्षा महंगा हो जाएगा, तब उनके भी बच्चे पढ़ने शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज समय है, इस सवाल को अपने जिंदा करिए, किसी रहनुमाओं के भरोसे न रहिए। इस सवाल को लेकर के शिक्षा को बचाना चाहते हैं, निजी हाथों में शिक्षा न जाए, निजी हाथों में स्वास्थ्य व्यवस्था न जाए, तो इसके लिए हम सबको, आपको एक साथ जो है सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा। इन सरकारों को समझाना पड़ेगा कि आने वाली भी सरकार जो नेताएं होगी वो भी सचेत रहेगी कि जनता जो अपने सरकार को सवालों को लेकर के साथ जिंदा है, मुर्दा नहीं हो गई है। जो सरकार बदल सकती है वहाँ उसके सवालों को अगर हम समाधान नहीं करें तो हमें भी हटा सकती है। जब तक ये आने वाली सरकार के दिमाग में नहीं रहेगा तब तक इन सब सवालों का समाधान नहीं होगा। साथियों, इन सब सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ जो है आंदोलन कर रहे हैं। और एक ज्ञापन जो है जो दिया जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, 2 ज्ञापन है। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से
जो वोट चोरी हो रहा है उस सवाल को लेकर के एक उत्तर प्रदेश किसान सभा की तरफ से जो इन सवालों को बताया हूँ, इन सवाल को लेकर के आंदोलन ज्ञापन दिया जाएगा। महान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं अपनी बात पर विराम लगाते हुए मैं आप सबको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप किसी आने वाली रहनुमा के भरोसे नहीं रहेंगे। अपने सवाल को स्वयं आपने जिनकी नियुक्ति है उनके और सरकार के बीच में दलाली का काम करते हैं। वो सरकार से एक कर्मचारी का अगर सपोज करिए 20,000 रुपया मंत्री दे रहे हैं तो उस कर्मचारी को दे रहे हैं 15,000 रुपया, 5,000 रुपया प्रति माह उनकी दलाली है। तो ऐसे दलालों को रखने की क्या जरूरत है? अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सीधे 20,000 रुपया उस कर्मचारी को नियुक्ति जिसको कर रही है उसको देने का काम करे। लेकिन बीच में दलाल किसने रखती है? यही दलाल उनको चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं। इसलिए दलालों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है और इनके भरोसे आप उम्मीद रखिए। सवाल को अपने जेहन में जिंदा रखिए और इस सवाल के लिए हमेशा आंदोलन रहिए। तो निश्चित रूप से सरकार चाहे जिसकी भी आए वो आपके सवाल जिंदा होंगे और सवाल को समाधान होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात पर विराम लगाता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।